अध्याय 4 किताबों की दुकान। रॉन के घर का माहौल प्रिवी ड्राइव के माहौल से बिल्कुल अलग था। डसली परिवार कायदे और करीने से रखी चीजों को पसंद करता था, जबकि वीजली परिवार में अजीब और अप्रत्याशित चीजें सामान्य समझी जाती थीं। जब हैरी ने किचन में लगे आईने में पहली बार देखा तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके देखते ही आईना चिल्लाया, गंदे कहीं के, अपनी शर्ट अंदर करो। अटारी के पिशाच को जब भी घर में शांति महसूस होती थी तो वह चीखने लगता था और पाइप पटक देता था। फ्रेडो जॉर्ज के कमरे में होने वाले छुटपुट धमाके भी बिल्कुल सामान्य समझे जाते थे। बहरहाल हैरी को रॉन के परिवार में सबसे असामान्य बात यह नहीं लगी कि आईना बोलता था या पिशाच हल्ला मचाता था। उसे सबसे असामान्य बात यह लगी कि वहां सब लोग उसे पसंद करते थे। मिसेस वीजली उसके मोज़ों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करती थी और हर बार डाइनिंग टेबल पर उसे ज्यादा खिलाने की कोशिश करती थी। मिस्टर वीजली डाइनिंग टेबल पर हैरी को अपने पास बिठाना पसंद करते थे, ताकि वह मगलुओं के जीवन के बारे में उस पर सवालों की बमबारी कर सकें। उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि बिजली के प्लग और डाक सेवा कैसे काम करते हैं। जब हैरी ने उन्हें बताया कि टेलीफोन का प्रयोग कैसे किया जाता है तो वे बोले, अद्भुत, बुद्धिमत्तापूर्ण, कमाल है, मगलुओं ने जादू के बिना अच्छी तरह जीने के कितने सारे तरीके खोज लिए हैं। रॉन के घर पहुंचने के लगभग एक सप्ताह बाद एक खुशनुमा सुबह हैरी को हॉगवर्ट्स से एक संदेश मिला। जब हैरी और रॉन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो वहां मिस्टर और मिसेस वीजली तथा जिनी पहले से ही बैठे थे। जिस पल जिनी ने हैरी को देखा, उसने हड़बड़ी में अपनी दलिए की कटोरी जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरा दी। यह अक्सर होता था, जब भी हैरी कमरे में घुसता था तो जिनी के हाथ से चीजें छूटकर जमीन पर गिर जाती थीं। वह कटोरी उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकी और जब उसका चेहरा ऊपर आया तो वह डूबते हुए सूरज की तरह चमक रहा था। हैरी ऐसा अभिनय करते हुए बैठ गया जैसे उसने यह देखा ही ना हो। फिर उसने वह टोस्ट ले लिया जो मिसेस वीजली ने उसकी ओर बढ़ाया था। मिस्टर वीजली बोले, स्कूल से खत आए हैं। उन्होंने हैरी और रॉन की तरफ पीले चंपत्र के एक जैसे लिफाफे बढ़ाए, जिन पर हरी स्याही में लिखा हुआ था, हैरी, डंबलडोर पहले से ही जानते कि तुम यहाँ हो, उनसे कुछ छुपा नहीं रहता, तुम दोनों के भी खत आए हैं। उन्होंने आखिरी वाक्य फ्रेड और जॉर्ज से कहा, जो अंदर आ गए थे। वे अब भी अपने पैजामों में ही थे। जब उन लोगों ने अपने खत पढ़े तो कुछ समय के लिए वहां खामोशी छाई रही। हैरी के खत में लिखा था कि वो पहले की ही तरह 1 सितंबर को किंग्स क्रॉस स्टेशन से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़े। अगले साल उसे जिन नई पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी उनकी सूची भी साथ लगी थी। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को निम्न पुस्तकों की आवश्यकता होगी: मंत्रों की मानक किताब भाग 2, मिरांडा गोशॉक, खतरनाक परी को भगाना, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, पिशाचों के साथ भटकना, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, चुड़ैलों के साथ छुट्टियां, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, दैत्यों के साथ सफर, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, खून पीने वाले पिशाच के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, हिम मानव के साथ 1 वर्ष, गिल्डरॉय लॉकहार्ट। फ्रेड ने अपनी किताबों की सूची पूरी पढ़ ली तो वह हैरी के कंधे के ऊपर से झांककर उसकी सूची पढ़ने लगा। वह बोला, तो तुम्हें भी लॉकहार्ट की सारी किताबें लाने के लिए कहा गया है। लगता है गुप्त कलाओं से रक्षा करने वाला टीचर उनका बहुत बड़ा फैन है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह टीचर जरूर कोई जादूगरनी होगी। यह कहते ही फ्रेड की नजरें अपनी माँ से मिली और वह तत्काल मुरब्बा खाने में व्यस्त हो गया। जॉर्ज ने अपने माता पिता को कनखियों से देखते हुए कहा, ये किताबें सस्ती नहीं होंगी, लॉकहार्ट की किताबें सचमुच महंगी होती हैं। हम व्यवस्था कर लेंगे, मिसेस वीजली बोली, परंतु वे चिंतित लग रही थीं। मुझे आशा है कि हमें जिनी की कई चीजें सेकंड हैंड मिल जाएंगी। यह सुनकर हैरी ने जिनी से पूछा, अच्छा, तुम भी इस साल हॉगवर्ट्स में पढ़ोगी? उसने सहमति से सिर हिलाया। शर्म के मारे जिनी का चेहरा भी उसके बालों की तरह लाल दिखने लगा और घबराहट में उसने अपनी कोहनी मक्खन के कटोरे में डुबा दी। खुशकिस्मती से हैरी के सिवाय किसी और ने यह नहीं देखा, क्योंकि उसी समय रॉन का बड़ा भाई पर्सी अंदर आ गया था। वो पूरी तरह तैयार हो चुका था और हॉगवर्ट्स प्रीफेक्ट का उसका बिल्ला उसके बुने हुए जैकेट पर पिन से लगा था। पर्सी ने तेजी से कहा, गुड मॉर्निंग, बड़ा सुहावना दिन है। वह एकमात्र खाली कुर्सी पर बैठ गया, परंतु तत्काल ही उछलकर खड़ा भी हो गया। उसने हाथ डालकर अपने नीचे से भूरे पंखों का एक रोएदार डस्टर उठाया। कम से कम हैरी को तो यही समझ आया था, जब तक कि उसने यह नहीं देखा कि डस्टर सांस ले रहा था। एरल, यह कहते हुए रॉन ने पर्सी से मरियल उल्लू को ले लिया और उसके पंख के नीचे से एक पत्र निकाला। आखिर वह हरमाइनी का जवाब ले ही आया। मैंने हरमाइनी को खत लिखकर बताया था कि हम तुम्हें डसली परिवार से आजाद कराने की कोशिश करने वाले हैं। रॉन एरल को पिछले दरवाजे के ठीक पास रखे स्टैंड की ओर ले गया और उसे वहां पर खड़े करने की कोशिश की, परंतु एरल एकदम से गिर गया। इसलिए रॉन ने उसे लिटा दिया और बुदबुदाया, बेचारा। फिर वह हरमाइनी का खत खोलकर जोर से पढ़ने लगा।
प्रिय रॉन और हैरी, अगर तुम भी वहां हो, मुझे आशा है कि सब कुछ अच्छी तरह से हो गया होगा और हैरी ठीक होगा। और रॉन, मुझे यह भी आशा है कि तुमने उसे बाहर निकालने के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा, क्योंकि इससे हैरी भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं सचमुच चिंतित हूँ, और अगर हैरी ठीक ठाक है तो मुझे तत्काल खबर भेजना, परंतु शायद यह बेहतर होगा कि तुम किसी दूसरे उल्लू को भेजो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक और यात्रा में इस उल्लू का दम निकल जाएगा। जाहिर है, मैं स्कूल की पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूँ। यह कैसे हो सकता है? रॉन ने दहशत में कहा। हमारी तो छुट्टियां चल रही हैं। हम अगले बुधवार को नई पुस्तकें खरीदने के लिए लंदन जाएंगे। क्यों ना हम लोग छुमंतर गली में मिलें? जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। प्रेम सहित हरमाइनी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हम भी बुधवार को चलकर तुम्हारा सामान खरीद लेते हैं, मिसेस वीजली ने टेबल साफ करते हुए कहा। वैसे आज तुम्हारी क्या योजना है? तुम लोग क्या करने वाले हो? हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज पहाड़ी पर बने वीजली परिवार के छोटे बाड़े में जाने की योजना बना रहे थे। बाड़े के चारों तरफ पेड़ लगे थे, इसलिए नीचे के गांव से वो जगह दिखती नहीं थी। इसका मतलब यह था कि अगर वे ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़े तो वहां क्विडिच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे क्विडिच की असली गेंदों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वे उनके हाथ से छूटकर गांव में पहुंच जाती तो उनका स्पष्टीकरण देना मुश्किल होता। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे की तरफ से फल फेंके। वे बारी बारी से हैरी के निम्बस 2000 पर चढ़े, जो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ झाड़ू थी। रॉन की पुरानी शूटिंग स्टार का तो यह हाल था कि तितलियां भी अक्सर इससे तेज उड़कर पास से निकल जाती थीं। 5 मिनट बाद वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और उनके कंधों पर झाड़ुएं थीं। उन्होंने पर्सी से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ चलना चाहता है, परंतु उसने कहा कि वह व्यस्त है। हैरी ने पर्सी को अब तक सिर्फ खाने या नाश्ते के वक्त ही देखा था। बाकी समय वो अपने कमरे में ही बंद रहता था। फ्रेड ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, काश मुझे पता चल जाता कि उसके इरादे क्या हैं। वह पहले जैसा नहीं है, बल्कि बदला बदला लग रहा है। तुम्हारे आने से एक दिन पहले ही उसकी परीक्षा के परिणाम आए थे। उसे 12 OWL मिले हैं, परंतु वह जरा भी खुश नहीं हुआ। हैरी के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर जॉर्ज ने स्पष्ट किया, ऑर्डिनरी विजार्डिंग लेवल, बिल को भी 12 मिले थे। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारे परिवार का एक और सदस्य हेड बॉय बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस शर्म को झेल पाऊंगा। भाइयों में बिल विजली सबसे बड़ा था। वह और उससे छोटा भाई चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके थे। हैरी उन दोनों से कभी नहीं मिला था, परंतु वो जानता था कि चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों का अध्ययन कर रहा था और बिल मिस्र में जादूगरों के बैंक ग्रीन गॉड के लिए काम कर रहा था। जॉर्ज ने कुछ समय बाद कहा, मैं नहीं जानता कि मम्मी डैडी इस साल हमारी किताबों का खर्चा कैसे उठा पाएंगे। लॉकहार्ट की किताबों के 5 सेट और जिनी के दुशाले, छड़ी और बाकी सब चीजों की भी जरूरत है। हैरी कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। लंदन में ग्रीन गॉड के भूमिगत तहखाने में उसके पास एक छोटा सा खजाना था, जो उसके माता पिता उसके लिए छोड़ गए थे। जाहिर है वो सिर्फ जादूगरों की दुनिया में ही अमीर था। मगलुओं की दुनिया में जादूगरों की मुद्रा यानी गैलियन, सिकल और नट्स का प्रयोग नहीं हो सकता था। उसने डसली परिवार से कभी ग्रीन गॉड के अपने बैंक खाते का जिक्र नहीं किया था। उसे लगता था कि जादू दुनिया की बाकी चीजों से उन्हें कितनी ही दहशत होती हो, परंतु शायद सोने के बड़े ढेर से उन्हें दहशत नहीं होगी। मिसेस विजली ने अगले बुधवार को सबको जल्दी जगा दिया। सबने जल्दी से 6 बेकन सैंडविच खाकर अपने कोट पहने। इसके बाद मिसेस विजली ने किचन के स्टैंड से फूलदान उठाया और उसके अंदर झांक कर देखा। वे आ भरती हुई बोली, यह खत्म हो रहा है, हमें आज थोड़ा और खरीदना पड़ेगा। अच्छा चलो, पहले मेहमान हैरी बेटा, हम लोग तुम्हारे बाद आएंगे। और उन्होंने फूलदान हैरी के सामने कर दिया। हैरी उन सबको घूरता रहा और वे भी उसे एकटक देखते रहे। फिर उसने हकलाते हुए कहा, पर मुझे करना क्या है? रॉन अचानक बोला, वो पहले कभी छू पाउडर से नहीं गया है। माफ करना हैरी, मैं तो ये भूल ही गया था। मिस्टर वीजली बोले, छू पाउडर से कभी नहीं गए? फिर तुम पिछले साल अपने स्कूल का सामान खरीदने के लिए छू मंतर गली तक कैसे गए थे? मैं ट्रेन से गया था। क्या सचमुच? मिस्टर वीजली ने उत्सुकता से कहा। क्या वहां पर एस्केपेटर्स यानी स्वचालित सीढ़ियां थीं? बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, किस तरह? अभी नहीं आर्थर, मिसेस वीजली बोली। छू पाउडर उससे बहुत जल्दी पहुंचाता है, परंतु अब क्या होगा अगर हैरी पहले कभी छू पाउडर से नहीं गया है? फ्रेड बोला, वो ठीक तरह से पहुंच जाएगा मम्मी। हैरी, पहले हमें देखो कि हम कैसे जाते हैं। उसने फूलदान से चुटकी भर चमकता हुआ पाउडर निकाला, आग के पास पहुंचा और पाउडर को लपटों में फेंक दिया। गरज की आवाज के साथ आग पन्ने की तरह हरी हो गई और फ्रेड से भी ज्यादा ऊंची लपटें निकलने लगी। फ्रेड सीधे लपटों के अंदर गया और चिल्लाकर बोला, छू मंतर गली, और फिर वो गायब हो गया। जब जॉर्ज फूलदान में अपना हाथ डाल रहा था तो मिसेस वीजली ने हैरी को सलाह दी, बिल्कुल साफ बोलना बेटा, और यह भी ध्यान रखना कि सही अंगीठी से ही बाहर निकलो। कौन सी सही चीज? हैरी ने घबराते हुए पूछा।
जब आग गरजी और जॉर्ज भी गायब हो गया। देखो, बहुत से जादूगरों की अंगीठियां खुली रहती हैं, जिनमें से चुनना पड़ता है। अगर तुमने साफ बोला हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह ठीक ठाक पहुंच जाएगा मॉली, अब उसे ज्यादा मत सताओ, मिस्टर वीजली ने चू पाउडर लेते हुए कहा। परंतु अगर वो गुम हो गया तो मैं उसके अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? हैरी ने उन्हें आश्वस्त किया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी चिमनी के ऊपर पहुंच जाऊं तो डडली को ये सुनकर बहुत मजा आएगा, तो इस बारे में चिंता न करें। अच्छा, ठीक है, तुम आर्थर के बाद जाना, मिसेस वीजली बोली। देखो, जब तुम आग के अंदर पहुंच जाओ तो बिल्कुल साफ बोलना कि तुम्हें कहाँ जाना है, और अपनी कोहनी को भी अंदर की तरफ रखना, रॉन ने सलाह दी। और अपनी आंखें भी बंद रखना, मिसेस वीजली बोली। राख, हिलना डुलना मत, वरना तुम गलत अंगीठी से बाहर निकल जाओगे। परंतु घबराना मत और सही जगह पर पहुंचने से पहले जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जब तक तुम फ्रेड और जॉर्ज को देख ना लो, तब तक इंतजार करना। इन सब बातों को अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हुए हैरी ने चू पाउडर की चुटकी भरी। फिर वह आग के बिल्कुल करीब पहुंचा। उसने गहरी सांस ली, पाउडर को लपटों पर डाला और आगे कदम बढ़ाया। आग गर्म हवा की तरह लग रही थी। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, तत्काल उसके गले में बहुत सी गर्म राख घुस गई। उसने खांसते हुए कहा, शू शू मंतर गली। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े भंवर ने उसे चूस लिया हो। वो बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा था। उसके कानों में गरज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की, परंतु हरी लपटों में तेजी से घूमने के कारण उसे चक्कर आने लगा। कोई कठोर चीज उसकी कोहनी से टकराई और उसने कोहनी जल्दी से अंदर कर ली। वह अब भी गोल गोल घूम रहा था, लगातार घूम रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे ठंडे हाथ उसके चेहरे पर तमाचे मार रहे हों। अपने चश्मे से अधखुली आंखों से देखने पर उसे अंगीठियों की धुंधल की कतार और उनके पास कमरे दिखे। उसके पेट में बेकन सैंडविच हिलडुल रहे थे। उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और वह चाहता था कि यह सब रुक जाए, और फिर वो ठंडे पत्थर पर चेहरे के बल गिर गया और उसने अपने चश्मे को टूटते हुए महसूस किया। हैरी का सिर चकरा रहा था, उसे चोट लगी थी। वह राख में पूरी तरह सना हुआ था। लड़खड़ाते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अपने टूटे चश्मे को उठाकर उसने अपनी आंखों के सामने रखा। वह बिल्कुल अकेला था और उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ था। वह तो सिर्फ इतना बता सकता था कि वह किसी जादूगर की बड़ी और कम रोशनी वाली दुकान की पत्थर की अंगीठी में खड़ा था। बहरहाल इस दुकान में जिस तरह का सामान रखा था, उनमें से एक की भी हॉगवर्ट्स की सूची में शामिल होने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। पास में ही कांच का शोकेस रखा था, जिसमें बिछी गद्दी पर एक टूटा हुआ सूखा हाथ रखा था। उसके पास ही खून से सनी ताज की गड्डी और घूरती हुई कांच की आंखें भी रखी थी। शैतानी मुखौटे दीवारों से नीचे देख रहे थे। काउंटर पर इंसानों की हड्डियों का ढेर रखा था और छत से जंग लगे नुकीले यंत्र लटक रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि धूल भरी दुकान की खिड़की से हैरी को यह साफ नजर आ रहा था कि बाहर जो अंधेरी और संकरी सड़क दिख रही थी वह छू मंत्र गली नहीं थी। उसने सोचा, जितनी जल्दी बाहर निकल सके उतना ही बेहतर है। उसकी नाक अब भी दुख रही थी, क्योंकि गिरते समय नाक पत्थर से बुरी तरह टकराई थी। हैरी ने चुपचाप दरवाजे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, परंतु वह अभी आधी दूरी तक भी नहीं पहुंच पाया था कि तभी कांच के दरवाजे के पार उसे दो लोग दिखाई दिए। उनमें से एक ऐसा था जिससे हैरी इस स्थिति में कतई मिलना नहीं चाहता था। जब वह रास्ता भटक गया था, राख में सना था और टूटा हुआ चश्मा पहने था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, ड्रेको मैल्फॉय था। हैरी ने तत्काल चारों तरफ देखा। उसे बाईं तरफ एक बड़ी काली अलमारी दिखी। वह लपक कर उसके अंदर घुस गया और दरवाजे बंद कर लिए। उसने दरवाजे में सिर्फ छोटी सी दरार छोड़ दी थी ताकि वो बाहर देख सके। कुछ पल बाद घंटी बजी और मैल्फॉय ने दुकान के अंदर कदम रखा। उसके पीछे जो व्यक्ति अंदर आया वह उसके पिता ही हो सकते थे। उनका चेहरा भी उतना ही पीला और नुकीला था तथा उनकी आंखें भी वैसी ही ठंडी और भूरी थीं। मिस्टर मैल्फॉय काउंटर तक आए और अलसाई अंदाज में शोकेस में रखे सामान को देखा। फिर उन्होंने काउंटर पर रखी घंटी बजाई और अपने पुत्र की तरफ मुड़ते हुए कहा, ड्रेको, कोई चीज छूना मत। मैल्फॉय, जो उस समय कांच की आंख उठाने वाला था, बोला, मैं सोच रहा था कि आप यहाँ से मेरे लिए कोई तोहफा खरीदने वाले हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाली झाड़ू खरीद दूंगा, उसके पिता बोले और अपनी उंगलियों से काउंटर पर तबला बजाने लगे। मैल्फॉय ने चिढ़कर गुस्से से कहा, अगर मुझे अपने हाउस की टीम में शामिल नहीं किया गया तो झाड़ू खरीदने का क्या फायदा? हैरी पॉटर को पिछले साल निंबस 2000 मिल गई थी। उसे डंबलडोर ने गरुड़द्वार की तरफ से खेलने के लिए विशेष अनुमति दी थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मशहूर है, माथे पर एक मूर्तापूर्ण निशान होने की वजह से मशहूर। मैल्फॉय ने नीचे झुककर एक शेल्फ को गौर से देखा जिसमें खोपड़ियां भरी थीं।
हर कोई सोचता है कि वो कितना स्मार्ट है, अपने निशान और अपनी जादुई झाड़ू के साथ कितना चमत्कारी है। तुम यह बात मुझे पहले भी कम से कम 10 बार बता चुके हो। मिस्टर मेलफॉय ने अपने पुत्र को गहरी ढाती नजरों से देखते हुए कहा। और मैं तुम्हें याद दिला दूं, यह समझदारी नहीं है कि लोगों को लगे कि हम हैरी पॉटर को पसंद नहीं करते हैं, जबकि ज्यादातर जादूगर उसे अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि उसने सबसे बड़े शैतानी जादूगर को हराया है। आह मिस्टर बोगिन। एक झुका हुआ व्यक्ति काउंटर के पीछे प्रकट हो गया। वो अपने चिपचिपे बालों को चेहरे से हटाते हुए उन पर हाथ फेर रहा था। बोर्गिन ने अपने बालों की तरह ही चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, मिस्टर मेलफॉय, बहुत खुशी हुई कि एक बार फिर आपसे मुलाकात हो गई। मैं धन्य हो गया। और मास्टर मेलफॉय भी आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपको कुछ खास चीजें दिखाता हूँ जो आज ही आई हैं और उनकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। मिस्टर मेलफॉय बोले। मिस्टर बॉगिन, मैं आज खरीदने नहीं बेचने आया हूँ। बेचने? बॉगिन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। जाहिर है आपने सुना ही होगा कि मंत्रालय आजकल बहुत छापे मार रहा है। मिस्टर मेलफॉय ने यह कहते हुए अंदर वाली जेब से चंपत्र का रोल निकालकर उसे खोला ताकि बॉगिन उसे पढ़ सके। अगर मंत्रालय ने मेरे घर पर छापा मारा तो वहां पर बहुत कुछ ऐसा सामान है जो मुझे मुश्किल में डाल सकता है। बॉगिन ने लटकते वाला चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाकर सूची पर नजर डाली। निश्चित रूप से मंत्रालय आपको कर्ज देने की जरूरत नहीं करेगा सर। मिस्टर मेलफॉय का होंठ सिकुड़ गया। वे अब तक मेरे घर की चौखट तक नहीं आए हैं। मेलफॉय नाम का अब भी कुछ सम्मान है, परंतु मंत्रालय दिनों दिन ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। किसी नए मगलू संरक्षण अधिनियम के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। बेशक इसके पीछे उस नीच मगलू प्रेमी मूर्ख आर्थर वीजली का हाथ होगा। हैरी को अपने अंदर गुस्से का तेज झोंका महसूस हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ जहर ऐसे हैं। जाहिर है मैं समझ सकता हूँ सर, बॉगिन ने कहा। मुझे देखने दें। क्या मैं वो ले सकता हूँ? गद्दी पर रखे सूखे हाथ की तरफ इशारा करते हुए ड्रेको बीच में बोला। बॉगिन ने मिस्टर मेलफॉय की सूची पर से ध्यान हटाया और ड्रेको के पास लपकते हुए कहा, अच्छा वह हाथ जो संपत्ति दिलाए, बस इसके अंदर एक मोमबत्ती डालो और वो मोमबत्ती सिर्फ इसे थामने वाले को ही रोशनी देगी। चोर उच्चकों का सबसे अच्छा दोस्त। आपके बेटे की पसंद बहुत बढ़िया है सर। बॉगिन, मुझे आशा है कि मेरा बेटा चोर उच्चकों से बेहतर है, मिस्टर मेलफॉय ने ठंडे लहजे में कहा। मिस्टर बॉगिन तत्काल बोले, मेरा वो मतलब नहीं था सर, कतई नहीं था। हालांकि अगर उसके स्कूल के नंबर नहीं सुधरे, मिस्टर मेलफॉय और भी ठंडे लहजे में बोले, तो वो शायद चोर उचक्के के सिवाय और कुछ बन भी नहीं पाएगा। ड्रेको ने पलटकर कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरमाइनी ग्रेंजर सारे टीचर्स की चहेती है। मिस्टर मेलफॉय ने फटकारते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मगलू परिवार की एक लड़की हर विषय में तुमसे ज्यादा नंबर लाई है। हाँ, हैरी ने मनी मन कहा, और वह देखकर खुश था कि ड्रेको शर्मिंदा भी था और क्रोधित भी। बोगिन ने अपनी चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, सब जगह यही हाल है। शुद्ध खून वाले जादूगरों का महत्व हर जगह घटता जा रहा है। मिस्टर मेलफॉय ने अपने नथुने फैलाते हुए कहा, परंतु मेरी नजर में नहीं। मेरी नजर में भी नहीं सर, बोगिन ने बहुत नीचे झुकते हुए कहा। अगर ऐसा है तो हम एक बार फिर मेरी सूची पर आ जाएं। मिस्टर मेलफॉय ने थोड़े रूखेपन से कहा, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ बॉगिन, मुझे आज कहीं और जाकर एक महत्वपूर्ण काम करना है। वे मोलभाव करने लगे। हैरी घबरा गया जब उसने यह देखा कि ड्रेको उसके छुपने की जगह के करीब आता जा रहा था और दुकान में रखे सामानों को गौर से देख रहा था। वो फांसी के फंदे की लंबी रस्सी को देखने के लिए रुका, फिर वो मोतियों के बहुत सुंदर नेकलेस पर लगे कार्ड को पढ़ने लगा। चेतावनी, इसे न छुएं, शापित, अब तक 19 मगलू मालकिनों की जान ले चुका है। ड्रेको मुड़ा और उसे अपने ठीक सामने अलमारी दिखी। वह आगे बढ़ा, उसने हैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, मिस्टर मेलफॉय ने काउंटर पर कहा, चलो ड्रेको। जब ड्रेको पलटा तो हैरी ने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। मिस्टर बोगिन, आपका दिन अच्छा गुजरे। सामान देने के लिए मैं कल अपनी जागीर पर आपका इंतजार करूंगा। जिस पल दरवाजा बंद हुआ, बोगिन ने अपना चिकना चुपड़ा अंदाज छोड़ दिया। आपका दिन अच्छा गुजरे मिस्टर मेलफॉय, और अगर लोग जो कहते हैं वह सच है तो आपकी जागीर में जितना सामान छुपा है उसका आधा भी आपने मुझे नहीं बेचा है। बूढ़े स्वर में बड़बड़ाते हुए बोर्गिन पीछे के कमरे में गायब हो गया। हैरी ने 1 मिनट तक इंतजार किया कि कहीं वो वापस ना आ जाए। फिर वो बिना कोई आवाज किए अलमारी से बाहर निकला और कांच के शोकेस को पार करता हुआ दुकान के दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने चेहरे पर टूटे चश्मे को पकड़कर उसने चारों तरफ देखा। वो एक गंदी सी गली में था जो गुप्त कलाओं को समर्पित दुकानों से भरी थी। बोर्गिन एंड बर्क्स नाम की जिस दुकान से वो अभी अभी निकला था, वो सबसे बड़ी दिख रही थी। बहरहाल उसे अपने ठीक सामने वाली दुकान की भयानक खिड़की में प्रदर्शन के लिए रखी खोपड़ियां दिखीं। 2 दुकान छोड़कर एक बड़े पिंजरे में दैत्याकार काली मकड़ियां रखी थीं। 2 घटिया से दिखने वाले जादूगर बुदबुदा कर बातें कर रहे थे। आशंकित महसूस करते हुए हैरी चल दिया।
उसने अपने चश्मे को सीधे थामे रखने की कोशिश की और आशा की कि वो किसी तरह वहां से निकलने का रास्ता खोज ही लेगा। जहरीली मोमबत्तियां बेचने वाली दुकान के ऊपर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड था, जिस पर लिखे सड़क के नाम से उसे पता चला कि वो छूमंतर गली में नहीं बल्कि शूमंतर गली में था। इससे हैरी को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उसने कभी इस गली का नाम नहीं सुना था। बहरहाल वो इतना जरूर समझ गया कि वीजली परिवार के यहाँ आग में उसके मुंह में राख भर गई थी, इसलिए वो पर्याप्त स्पष्टता से नहीं बोल पाया था। शांत बने रहने की कोशिश करते हुए वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। बच्चे, तुम खो गए हो क्या? उसके कान में एक आवाज आई जिसे सुनकर वो उछल पड़ा। एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक भयानक ट्रे थी जो इंसान के साबुत नाखूनों से भरी दिख रही थी। जब जादूगरनी ने हैरी की तरफ कुटिल दृष्टि डाली तो उसके काई भरे दांत स्पष्ट दिख रहे थे। हैरी पीछे हटा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, उसने कहा। मैं तो बस। हैरी, तुम वहां क्या कर रहे हो? हैरी का दिल उछलने लगा। जादूगरनी भी उछल पड़ी और उसके हाथ की ट्रे से बहुत से नाखून उसके पैरों पर गिर पड़े। वह गालियां देने लगी जब हैग्रिड यानी कि हॉगवर्ट्स के मैदान के रखवाले का विशाल शरीर उनकी तरफ आया। उसकी बीटल जैसी काली आंखें उसकी बड़ी और घनी दाढ़ी के ऊपर चमक रही थी। हैग्रिड, हैरी ने राहत की सांस छोड़ते हुए कहा, मैं गुम हो गया था। छू पाउडर। हैग्रिड ने हैरी की गर्दन पकड़कर उसे जादूगरनी से दूर खींचा, जिससे जादूगरनी की ट्रे को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। जादूगरनी की चीखें सारे रास्ते उनके पीछे पीछे घुमावदार गली में आती रहीं, जब तक कि वे सूरज की चमकती रोशनी में नहीं पहुंच गए। हैरी को दूर एक जानी पहचानी बर्फ जैसी सफेद संगमरमर की इमारत दिखी, ग्रीन गॉड बैंक। हैग्रिड उसे सीधे छूमंतर गली में ले आया था। हैग्रिड ने रूखेपन से कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। फिर उसने हैरी के कपड़ों से राख झाड़ने के लिए इतनी ताकत से उसकी पीठ पर हाथ मारा कि हैरी औषधियों की दुकान के बाहर रखे ड्रैगन के गोबर के पीपे में गिरते गिरते बचा। शूमंतर गली में भटक रहे थे। हम नहीं आते तो। बहुत भयानक जगह है हैरी, नहीं चाहते कि कोई तुम्हें वहां देखे। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, हैरी ने कहा, और जब हैग्रिड ने दोबारा उसकी राख झाड़ने की कोशिश की तो वो झुककर बच गया। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं खो गया था। वैसे तुम वहां क्या कर रहे थे? हम वहां घोंघों की दवा लेने गए थे, हैग्रिड ने घुर्राते हुए कहा। वे स्कूल की सब्जियां खा जाते हैं। तुम अकेले तो नहीं आए हो? हैरी ने स्पष्ट किया, मैं वीजली परिवार के घर पर ठहरा हूँ, परंतु हम अलग अलग हो गए। मुझे जाकर उन्हें खोजना होगा। वे साथ साथ सड़क पर चलने लगे। हैग्रिड ने पूछा, तुमने हमारे खत का जवाब क्यों नहीं दिया? हैरी को उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। हैग्रिड के विशालकाय जूतों के एक कदम की बराबरी करने के लिए उसे 3 कदम चलना पड़ता था। हैरी ने डॉबी और डसली परिवार की सारी कहानी सुनाई। बदमाश मगलू, हैग्रिड गुर्राया, अगर हमें पता होता। हैरी, हैरी, यहाँ ऊपर, एक आवाज आई। जब हैरी ने ऊपर देखा तो ग्रीनगॉट की सफेद सीढ़ियों के सबसे ऊपर उसे हरमाइनी ग्रेंजर खड़ी दिखी। वो उनसे मिलने के लिए सीढ़ियों से धड़धड़ाती हुई नीचे उतर आई। उसके घने भूरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। तुम्हारे चश्मे को क्या होता रहता है? हेलो हैग्रिड। ओह, तुम दोनों से दोबारा मिलना कितना अच्छा लगा। क्या तुम ग्रीनगॉट से आ रहे हो हैरी? हैरी बोला, जैसे ही मुझे वीजली परिवार मिल जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। तब तो तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हैग्रिड ने दांत निकालते हुए कहा। हैरी और हर्माइनी ने चारों तरफ देखा। भीड़ भरी सड़क पर रॉन, फ्रेड, जॉर्ज, पर्सी और मिस्टर वीजली भागते हुए आ रहे थे। हैरी, मिस्टर वीजली हाँफते हुए बोले, हमें आशा थी कि तुम बस एक अंगीठी दूर ही गए होगे। उन्होंने अपने चमकते गंजे सिर को पोंछा। मौली का चिंता के मारे बुरा हाल है, वह भी पीछे आ रही है। तुम कहाँ बाहर निकले? रॉन ने पूछा। हैग्रिड ने मुंह बनाते हुए कहा, शूमंतर गली में। बहुत अच्छे, फ्रेड और जॉर्ज एक साथ बोले। रॉन ने ईर्ष्या से कहा, हमें वहां जाने की इजाजत कभी नहीं मिली। हैग्रिड गुर्राया, और हमें लगता है कभी मिलनी भी नहीं चाहिए। उसी समय मिसेस बीजली भागकर आती दिखी। उनके एक हाथ में हैंडबैग तेजी से झूल रहा था और दूसरे हाथ में जिनी बस किसी तरह चिपकी हुई थी। हैरी, ओ मेरे बच्चे, तुम कहीं भी पहुंच सकते थे। सांस लेने के लिए रुकते हुए उन्होंने अपने बैग से कपड़ों का बड़ा ब्रश निकाला। ब्रश से वे उस राख को झाड़ने लगी जिसे हैग्रिड साफ नहीं कर पाया था। मिस्टर वीजली ने हैरी का चश्मा लिया और उसे अपनी छड़ी से एक बार ठोक कर वापस कर दिया। चश्मा बिल्कुल नए जैसा लग रहा था। अब हम चलते हैं, हैग्रिड बोला, जिसका हाथ मिसेस वीजली छोड़ ही नहीं रही थी। शूमंतर गली, अगर तुम उसे वहां नहीं मिलते हैग्रिड। हॉगवर्ट्स में मिलते हैं। और वह कदम बढ़ाते हुए दूर चला गया। भीड़ भरी सड़क पर
उसका सिर ही नहीं, कंधे भी बाकी लोगों से ज्यादा ऊंचे दिख रहे थे। जरा सोचो तो सही, बोगिन एंड बग्स दुकान में मुझे कौन दिखा? ग्रीनकॉट की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हैरी ने हरमाइनी और रॉन से पूछा। मेल्फॉय और उसके डैडी। क्या लूसियस मेल्फॉय ने कुछ खरीदा? उनके पीछे चल रहे मिस्टर वीजली ने तुरंत पूछा। नहीं, वे अपना सामान बेचने आए थे। इसका मतलब है अब उसे चिंता हो रही है। मिस्टर वीजली ने गहरी संतुष्टि के भाव से कहा। ओह, किसी चीज के लिए लूसियस मेल्फॉय को पकड़ना मुझे कितना मजा आएगा। बेहतर होगा कि तुम संभल कर काम करो आर्थर, मिसेस वीजली तेजी से बोली जब पिशाच ने सिर झुकाते हुए उन्हें दरवाजे से बैंक में अंदर प्रवेश कराया। वह परिवार खतरनाक है। अपने मुंह में इतना बड़ा निवाला मत ले लेना जिसे तुम चबा ना पाओ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं लूसियस मेल्फॉय से टक्कर ले सकता हूँ? मिस्टर वीजली ने गुस्से से कहा। परंतु उसी समय उन्हें हरमाइनी के माता पिता दिख गए, जिससे उनका ध्यान हट गया। हरमाइनी के माता पिता कुछ परेशान से काउंटर पर खड़े थे, जो संगमरमर के बड़े हॉल में पूरे आगे तक था। वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हरमाइनी उनका परिचय करवाए। वाह, आप लोग तो मगलू हैं, मिस्टर वीजली ने खुश होते हुए कहा। इस खुशी में एक एक पैग पीना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? अच्छा, तो आप लोग मगलुओं के धन को बदल रहे हैं। मॉली देखो। उन्होंने मिस्टर ग्रेंजर के हाथ में रखे 10 पाउंड के नोटों की तरफ रोमांचित स्वर में संकेत किया। हम तुमसे लौट कर यही मिलते हैं, रॉन हरमाइनी से बोला जब ग्रीनगॉट का एक और पिशाच हैरी तथा वीजली परिवार को उनकी भूमिगत तिजोरियों की ओर ले गया। तिजोरियों तक पहुंचने के लिए पिशाच चलित छोटी गाड़ियों से जाना पड़ता था। ये गाड़ियां बैंक की भूमिगत सुरंगों में रेल की छोटी पटरियों पर तेजी से भागती थीं। हैरी को वीजली परिवार की तिजोरी तक नीचे की तूफानी यात्रा में मजा आया, परंतु जब उनकी तिजोरी खुली तो उसे बहुत भयानक एहसास हुआ। इतना भयानक एहसास तो उसे शूमंतर गली में भी नहीं हुआ था। अंदर चांदी के सिक्कल की बहुत छोटी ढेर थी और सोने का सिर्फ एक गैलियन था। मिसेस वीजली ने तिजोरी के कोनों में अच्छी तरह टटोल कर देखा और फिर सारे सिक्के बैग में भर लिए। हैरी को तब और भी बुरा लगा जब सब लोग उसकी तिजोरी के सामने पहुंचे। उसने कोशिश की कि वो बाकी लोगों को यह न देखने दे कि अंदर कितना सारा धन है, इसलिए उसने जल्दी से अपने चमड़े के बैग में कुछ मुट्ठी भर सिक्के डाल लिए। बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर लौटने के बाद वे सब अलग अलग हो गए। पर्सी स्पष्टता से बुदबुदाया कि उसे नई कलम खरीदना है। फ्रेड और जॉर्ज को हॉगवर्ट्स का अपना मित्र ली जॉर्डन दिख गया। मिसेस बीजली और जिनी सेकंड हैंड दुशालों की दुकान में जा रही थीं। मिस्टर बीजली इस बात पर जोर दे रहे थे कि ग्रेंजर दंपत्ति रिश्ती कढ़ाई में उनके साथ एक एक पैक पीने चले। हम सब 1 घंटे में किताबों की दुकान फ्लरिश एंड बॉल्स में मिलते हैं। वहां तुम्हारी स्कूल की किताबें खरीदना है, मिसेस बीजली ने जिनी के साथ जाते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने चिल्लाकर जुड़वा भाइयों से कहा, और शू मंत्र गली में कदम भी मत रखना। हैरी, रॉन और हरमाइनी पैबंद लगी घुमावदार सड़क पर चहलकदमी करने लगे। हैरी की जेब में सोने, चांदी और कांसे के सिक्कों से भरी थैली खुशी से खनखना रही थी और खर्च होने के लिए चिल्ला रही थी। इसलिए उसने 3 बड़ी स्ट्रॉबेरी और पीनट बटर आइसक्रीम खरीद ली, जिसे बड़े मजे लेकर चूसते हुए उन्होंने गली की आश्चर्यजनक दुकानों की खिड़कियों में रखा सामान देखा। रॉन ने क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज की खिड़कियों में चडली कैनन टीम के दुशालों का पूरा सेट हसरत भरी निगाहों से तब तक देखा जब तक कि हरमाइनी उसे घसीटकर स्याही और चमड़े का कागज खरीदने वाली दुकान में नहीं ले गई। गैम्बल एंड जेप्स विजार्डिंग जोक शॉप में उन्हें फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन दिखे, जो डॉक्टर फिलिबस्टर के जादुई पटाखे जो नमी में भी चलेंगे और गर्मी नहीं करेंगे पर लट्टू हो रहे थे। फिर उन्हें कबाड़ के सामने एक छोटी दुकान दिखी जिसमें टूटी छड़ियां भरी थी, पीतल के ठुलमुल तराजू रखे थे और जादुई काड़ों के धब्बे लगे पुराने चोगे रखे थे। वहां उन्हें पर्सी मिला, जो एक छोटी और बहुत ही नीरस किताब में गहराई से डूबा हुआ था, जिसका शीर्षक था शक्ति हासिल करने वाले प्रीफेक्ट्स। रॉन ने पुस्तक के पिछले कवर पर पढ़ा, हॉगवर्ट्स के प्रीफेक्ट और उनके बाद के करियरों का अध्ययन। ऐसा लगता है कि बहुत दिलचस्प होगी। दफा हो जाओ, पर्सी ने झुंझुलाते हुए कहा। जाहिर है पर्सी बहुत महत्वाकांक्षी है, उसने सारी योजना बना ली है, वह जादू मंत्री बनना चाहता है, रॉन ने हैरी और हरमाइनी को धीमे से बताया जब उन्होंने पर्सी को अकेला छोड़ दिया। 1 घंटे बाद वे फ्लरिश एंड ब्लॉट्स की तरफ चल दिए। किताबों की दुकान की तरफ जाने वाले वे अकेले नहीं थे। जब वे पास पहुंचे तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि दरवाजे के बाहर काफी भीड़ थी और लोग भीतर घुसने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इसका कारण उन्हें तब समझ में आया जब उन्होंने ऊपर लटके हुए बैनर को देखा। गिलरॉय लॉकहार्ट अपनी आत्मकथा मेरा जादू की प्रतियों पर ऑटोग्राफ देंगे आज दोपहर 12:30 से 4:30 बजे तक। हम उनसे सचमुच मिल सकते हैं, हरमाइनी चीखी। मेरा मतलब है उन्होंने हमारी लगभग सारी पुस्तकें लिखी हैं। भीड़ में ज्यादातर जादूगरनियां थी जो मिसेस बीजली की उम्र की होंगी। एक परेशान सा दिख रहा जादूगर दरवाजे पर खड़े होकर कह रहा था, शांति बनाए रखे देवियों, देखिए धक्का मुक्की न करें,
किताबों का ध्यान रखें। हैरी, रोन और हरमाइनी अंदर घुस गए। दुकान के अंदर तक लोगों की लंबी लाइन लगी थी, जहां गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी पुस्तकों पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। उन तीनों ने खतरनाक परी को भगाना की एक एक प्रति झपट कर उठाई और सरकते हुए उस लाइन में गए जहां वीजली परिवार मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर के साथ खड़ा था। मिसेस वीजली बोली, ओह, तुम लोग आ गए, अब सब ठीक है। उनकी सांस तेजी से चल रही थी और वे अपने बालों पर हाथ फेर रही थी। वे हमें 1 मिनट में दिख जाएंगे। धीरे धीरे गिल्डरॉय लॉकहार्ट उन्हें दिखाई देने लगे। वे एक टेबल के सामने बैठे थे। उनके चारों तरफ उनकी किताबें लगी थीं, जो लोगों को आंख मार रही थीं और चमकते सफेद दांत दिखा रही थी। वास्तविक लॉकहार्ट चमकीला नीला दुशाला पहने थे, जो उनकी आंखों के रंग से पूरी तरह मेल खा रहा था। उनका जादूगरों का नुकीला हैट उनके लहराते बालों पर आकर्षक अंदाज में लगा हुआ था। एक छोटा चिड़चिड़ा सा दिखने वाला आदमी चारों तरफ फुदकते हुए एक बड़े काले कैमरे से फोटो ले रहा था। जब भी फ्लैश चमकता था तो हर बार चौंधियाने वाली चमक होती थी और उसके कैमरे से बैंगनी धुआं बाहर निकलता था। वह आदमी पीछे हटकर बेहतर तस्वीर खींचना चाहता था, इसलिए उसने रॉन से गुर्रा कर कहा, रास्ते से हट जाओ, मैं दैनिक जादूगर के लिए फोटो खींच रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, रॉन ने अपना पैर मलते हुए कहा, जिस पर फोटोग्राफर चढ़ गया था। गिल्डरॉय लॉकहार्ट ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें उठाई। पहले तो उन्हें रॉन दिखा और फिर उन्होंने हैरी को देखा। वे उसे कुछ समय तक एकटक देखते रहे, फिर वे उछलकर खड़े हुए और जोर से चिल्लाए, कहीं यह हैरी पॉटर तो नहीं। भीड़ में हलचल होने लगी। लोग रोमांचित स्वर में कानाफूसी करने लगे। लॉकहार्ट ने आगे की तरफ छलांग लगाई, हैरी की बाह पकड़ी और उसे खींचकर आगे ले गए। भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। हैरी का चेहरा लाल हो गया जब लॉकहार्ट ने फोटोग्राफर की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया, जो पागलों की तरफ फोटो खींच रहा था और वीजली परिवार पर लगातार धुआं उड़ाता जा रहा था। लॉकहार्ट ने अपने चमकते दांतों के बीच से कहा, हैरी, जरा अच्छी तरह से मुस्कुराओ, मैं और तुम इकट्ठे पहले पेज पर छपने काबिल हैं। जब उन्होंने आखिरकार हैरी का हाथ छोड़ा तो हैरी की उंगलियां लगभग सुन्न हो चुकी थीं। उसने वीजली परिवार के पास दोबारा जाने की कोशिश की, परंतु लॉकहार्ट ने उसके कंधों के चारों ओर अपनी बाह डाली और उसे अपनी बगल में कसकर जकड़ लिया। उन्होंने हाथ हिलाकर भीड़ को चुप होने का इशारा किया और फिर जोर से बोले, देवियों और सज्जनों, यह एक महान क्षण है। मैं कुछ समय से घोषणा करना चाहता था और यह उसके लिए आदर्श क्षण है। आज जब हैरी किताब की दुकान में आया तो वह सिर्फ मेरी जीवनी खरीदना चाहता था, जो मैं उसे खुशी खुशी तोहफे में दे रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त। भीड़ ने एक बार फिर तालियां बजाई। तब उसे यह बिल्कुल मालूम नहीं था, लॉकहार्ट ने आगे कहा और हैरी को एक हल्का सा झटका दिया, जिससे उसका चश्मा फिसलकर उसकी नाक के बिल्कुल सिरे पर आ गया, कि उसे जल्दी ही मेरी पुस्तक मेरा जादू से अधिक, बहुत अधिक मिलने वाला है। सच तो यह है कि उसे और उसके स्कूल के साथियों को असली मैं खुद मिलने वाला हूँ। हाँ देवियों सज्जनों, मुझे यह घोषणा करने में बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि इस सितंबर में हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बन रहा हूँ। भीड़ में हर्ष ध्वनि की और तालियां बजने लगीं। हैरी को गिल्डरॉय लॉकहार्ट की सारी किताबें तोहफे में दे दी गईं। उनके वजन से थोड़ा लड़खड़ाते हुए वह लोगों की नजरों से दूर हटकर दुकान के उस सिरे तक रास्ता बनाने में सफल हो गया जहां जिनी अपनी नई कढ़ाई के पास खड़ी थी। हैरी ने किताबें उसकी कढ़ाई में डाली और उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाया, इन्हें तुम रख लो, मैं अपनी किताबें खरीद लूंगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, शर्त लगा सकता हूँ पॉटर कि इन सब से तुम बहुत खुश होगे। पॉटर को आवाज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब वो सीधे तनकर खड़ा हुआ तो उसने ड्रेको मेल्फॉय को अपने ठीक सामने खड़ा पाया। मेल्फॉय के चेहरे पर उसकी चिर परिचित व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मशहूर हैरी पॉटर, मेल्फॉय बोला, वह किताबों की दुकान में भी जाता है तो उसका फोटो अखबार के पन्ने पर छपता है। उसे अकेला छोड़ दो, वह ये सब नहीं चाहता है, जिनी बोली। हैरी के सामने वो पहली बार कुछ बोली थी। वो मेल्फॉय को गुस्से से घूर रही थी। अरे वाह पॉटर, तुमने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, मेल्फॉय ने कहा। जिनी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। रॉन और हरमाइनी ने भी स्थिति को भांप लिया था और वे लॉकहार्ट की किताबों के ढेर को लेकर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए वहां आ गए थे। अच्छा तो तुम हो, रॉन ने मेल्फॉय की तरफ ऐसे देखते हुए कहा जैसे वो कोई बेकार सी चीज हो जो उसके जूते के तले से चिपक गई हो। शायद लगा सकता हूँ कि तुम हैरी को यहाँ देखकर हैरान हो गए होगे, है ना? उतना हैरान नहीं हुआ वीजली जितना कि तुम्हें किसी दुकान में देखकर हुआ, मेल्फॉय ने पलटकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता को किताबें खरीदने के बाद 1 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। रॉन का चेहरा भी उतना ही लाल हो गया जितना इस समय जिनी का था। उसने भी अपनी किताबें कढ़ाई में डाल दी और फिर वो सीधे मेल्फॉय की तरफ बढ़ा, परंतु हरमाइनी और हैरी ने उसके जैकेट के पिछले हिस्से को पकड़ लिया।
रॉन, मिस्टर वीजली ने फ्रेड और जॉर्ज से मुश्किल से आगे निकलते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत गर्मी है, चलो बाहर चलते हैं। ओह ओह ओह, आर्थर वीजली, यह मिस्टर मेलफॉय की आवाज थी। उन्होंने अपना हाथ ड्रेको के कंधे पर रख दिया और वे भी उसी की तरफ व्यंग से मुस्कुराने लगे। लूसियस, मिस्टर वीजली ने ठंडेपन से हिलाते हुए कहा, सुना है मंत्रालय में आजकल बहुत व्यस्त रहते हो। मिस्टर मेलफॉय बोले, इतने सारे छापे, मुझे उम्मीद है तुम्हें ओवर टाइम मिल रहा होगा। वे जिनी की कढ़ाई की तरफ बढ़े और उन्होंने लॉकहार्ट की चमकती पुस्तकों के बीच से पुरानी और खस्ता हाल रूप परिवर्तन की शुरुआती किताब निकाली। मिस्टर मेलफॉय ने कहा, साफ दिख रहा है कि तुम्हें ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। जादूगरों की इज्जत मिट्टी में मिलाने का क्या फायदा वीजली, अगर इसके पैसे भी ना मिले। मिस्टर वीजली का चेहरा रॉन और जिनी से भी ज्यादा लाल हो गया। जादूगरों की इज्जत मिट्टी में किस तरह मिलती है, इसके बारे में हमारे विचार बिल्कुल अलग है मिस्टर मेलफॉय, वे बोले। जाहिर है, मिस्टर मेलफॉय ने कहा और उनकी पीली आंखें घूमकर मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर पर ठहर गईं, जो दहशत से यह वाकया देख रहे थे। तुम भी कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो वीजली, और मैं सोचता था कि तुम्हारा परिवार इससे नीचे नहीं गिर सकता था। धातु के टकराने की आवाज आई जब जिनी की कढ़ाई लुढ़क गई। मिस्टर वीजली ने मिस्टर मेलफॉय पर छलांग लगा दी थी और किताबों की अलमारी की तरफ धक्का मारकर अलमारी से टकरा दिया था। मंत्रों की दर्जनों भारी पुस्तकें उन दोनों के सिर पर तेजी से गिरी। फ्रेड और जॉर्ज चिल्ला रहे थे, उसे छोड़ना मत डैडी। मिसेस वीजली चीख रही थी, नहीं आर्थर नहीं। पीछे की तरफ भीड़ में भगदड़ सी मच गई, जो दूसरी अलमारियों से किताबें गिरा रही थी। दुकान का कर्मचारी कह रहा था, सज्जनों मेहरबानी करके शांत हो जाएं, मेहरबानी करके शांत हो जाएं। और तभी इन सब आवाज से ज्यादा तेज आवाज सुनाई दी, सज्जनों अलग हो जाएं, अलग हो जाएं। हैग्रिड किताबों के समुद्र के बीच से तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। एक ही पल में उसने मिस्टर वीजली और मिस्टर मेलफॉय को अलग कर दिया। मिस्टर वीजली का होंठ कट गया था और मिस्टर मेलफॉय की आंख पर जहरीले कुकरमुत्तों का इंसाइक्लोपीडिया से चोट लगी थी। मिस्टर मेलफॉय अब भी जिनी की रूप परिवर्तन की पुरानी किताब पकड़े थे। उन्होंने इसे जिनी की तरफ बढ़ाया और उनकी आंखें दुर्भावना से चमक रही थी। लो लड़की, अपनी किताब लो, तुम्हारे पिता तुम्हें इससे अच्छी किताब नहीं दिला सकते। हैग्रिड की पकड़ से आजाद होते हुए उन्होंने ड्रेको की तरफ इशारा किया और दुकान से बाहर निकल गए। तुम्हें उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए था आर्थर। हैग्रिड ने अपनी दुशालों की सलवटों को ठीक कर रहे मिस्टर वीजली को इतना ऊपर उठा दिया कि उनके पैर हवा में लटक रहे थे। पूरा का पूरा परिवार बेकार है, सब लोग ये बात जानते हैं। एक भी मेलफॉय इस लायक नहीं है कि उनकी बात पर ध्यान दिया जाए। खराब खून, यही इसका कारण है। अब चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। दुकान के कर्मचारी ने उन्हें ऐसा देखा जैसे वह उन्हें बाहर निकलने से रोकना चाहते हो, परंतु वह मुश्किल से हैग्रिड की कमर तक आ रहा था, इसलिए उसने अपने इस विचार पर अमल न करने में ही समझदारी समझी। वे लोग सड़क पर तेजी से चलने लगे। ग्रेंजर परिवार डर के मारे कांप रहा था और मिसेस वीजली गुस्से में आग बबूला हो रही थी। अपने बच्चों के सामने बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया, सबके सामने मारा मारी करना। गिल्डरॉय लॉकहार्ट ने क्या सोचा होगा? वे तो खुश थे, फ्रेड बोला। जब हम बाहर निकल रहे थे तो आपने उनकी बात नहीं सुनी। वे दैनिक जादूगर के पत्रकार से बोल रहे थे कि वह अपनी खबर में इस लड़ाई का जिक्र जरूर करे। उन्होंने कहा कि इससे उनका बहुत अच्छा प्रचार होगा। बहरहाल रिश्ती कढ़ाई की अंगीठी की तरफ लौटते समय उन सबके चेहरे की चमक फीकी थी। यहाँ से हैरी वीजली परिवार और उनके द्वारा खरीदा गया सारा सामान छू पाउडर के सहारे रॉन के घर जाने वाला था। उन्होंने ग्रेंजर दंपत्ति से विदा ली, जो वहां से निकलकर दूसरी ओर की मगलू सड़क पर जा रहे थे। मिस्टर वीजली उनसे यह पूछना चाहते थे कि बस स्टॉप कैसे काम करते हैं, परंतु मिसेस वीजली के चेहरे के भाव को देखकर उन्होंने यह सवाल नहीं पूछा। छू पाउडर की चुटकी भरने से पहले हैरी ने अपना चश्मा उतारा और अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। निश्चित रूप से यात्रा करने का यह तरीका उसका मनपसंद तरीका नहीं था।